हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हम लोगों का एक अच्छा ही टॉपिक है, पावर इन एसी सर्किट। तो देखिए कि हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़े हैं, सीरीज सर्किट, जिसमें करंट होता है, करंट इस फॉर्म का होता है I = I0 और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां दो आइटम जो I0 है और उधर फाइव, उसको भी हम लोग देखे हैं कि I0 यानी करंट एम्पलीट्यूड बराबर होता है वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, यानी V0/Z, Z इम्पीडेंस है। और उधर फाइव आपको हुआ था tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। तो इस चीज को मतलब जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब देखिए हम इंस्टेंटेनियस पावर उसी से निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर P क्या होगा? तो V × I, यानी जो सोर्स का वोल्टेज है, साइनसॉइडल वोल्टेज और ये साइनसॉइडल आपको करंट, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि पहले भी हम लोग किए हैं। तो उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद में ये आया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आया 2 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है वो फॉर्म है। तो ये हम लोग जानते हैं, ये होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो इसको ओमेगा टी को A मानिए, ओमेगा टी प्लस 5 को B मानिए और वो फॉर्मूला लगा दीजिए cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो A माइनस बी, देखिए यहाँ अलग अलग लिख दिए हैं समझ में आने के लिए। cos ये A और माइनस बी, ओमेगा टी कट गया और cos माइनस 5 होता है cos 5, तो याद रखिए। और इधर हो गया cos A प्लस बी, तो ओमेगा टी और प्लस ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया cos ओमेगा cos 5 और ये हो गया cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, और V0 I0/2 तो आपको है। ये हुआ इंस्टेंटेनियस का फार्मूला डिराइव हुआ। अब इसी से हम लोग माने एक साइकिल में समझिए कि एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जिसको पावर का एवरेज वैल्यू के ऊपर में बार दे दिए, यानी एवरेज वैल्यू। तो ई तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो कोई एवरेज नहीं, उतना ही वैल्यू होगा, रहने दीजिए। बाकी है इसको एवरेज वैल्यू में डालिए। इसमें पहला टर्म जो है ये तो cos 5 टी पर डिपेंडेंट नहीं है, टी से इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये वैसे ही इसका एवरेज वैल्यू वही रह जाएगा साइकिल में। जो टर्म टी पर डिपेंड करेगा उसी का एवरेज निकलेगा। तो कहने का मतलब cos 5 रहने दीजिए, cos 5, ये टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि ये टी पर डिपेंडेंट है। तो आप जानते हैं sin 5 cos 5 ये सब का एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होता है, इसीलिए ये टर्म हो जाएगा 0 और हमको मिल जाएगा V0 I0/2 इंटू cos 5। ये 2 को √2 में तोड़ दीजिए RMS वैल्यू बनाने के लिए। तो V0/√2 इंटू I0/√2 cos 5, तो ये हो गया VRMS, ये हो गया IRMS इंटू cos 5। आ गया फार्मूला आपका एवरेज पावर इन ए साइकिल का। देखिए RMS के रूप में VRMS IRMS cos 5, यही तो हम लोग का प्रैक्टिकल जो
वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू ही होता है जो हम लोगों का सारा मीटर रीड करता है, सब वही वैल्यू रहता है। अच्छा, कॉस फाई, यहाँ एक टर्म आ गया कॉस फाई। कॉस का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो कहने का मतलब ये टर्म को कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इसलिए लिखे हैं पावर फैक्टर के बारे में। हियर द क्वांटिटी कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर का मतलब क्या है वो भी लिखे हैं, देखिए। द पावर फैक्टर इन ए LCR सर्किट इज ए मेजर of how close the circuit is to expending the maximum power। मैक्सिमम पावर कितना होगा, ये देखिए, मैक्सिमम पावर तब होगा जब cos फाई 1 होगा, यानी मैक्सिमम पावर होगा VRMS IRMS। लेकिन ये पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई जो कर दिए, इसका मतलब ये है कि जरूर भी RMS IRMS से अगर फाई का कुछ वैल्यू है तो कम हो जाएगा ये टोटल। इसीलिए पावर फैक्टर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मेजरमेंट है जो बताता है कि मैक्सिमम पावर के करीब कितना पावर डिलीवर कर रहा है सर्किट। इसीलिए उसको कॉस पावर फैक्टर कहते हैं। तो पावर फैक्टर समझ में आ गया होगा। फिर एक बार कह देते हैं कि मैक्सिमम पावर टू VRMS IRMS होगा, क्योंकि ये टर्म पूरा मैक्सिमम तब होगा जब कॉस फाई 1 होगा, तो मैक्सिमम मतलब VRMS प्लस IRMS। लेकिन कॉस फाई लगा देंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लीजिए कॉस फाई 0.8 हुआ। इसलिए मैक्सिमम पावर का कितना परसेंट समझिए कि पावर जो है डिसिपेट हो रहा है, सोर्स कितना पावर दे रहा है, उसी को कहते हैं आपको पावर फैक्टर। और का पावर फैक्टर को कॉस फाई द्वारा डिनोट करते हैं। फाई तो आप जानते ही हैं, फेज कांस्टेंट, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वही है फाई। तो अब आइए, ये बात पावर फैक्टर हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ स्पेशल केस सब है, उस केस 3-4 ठो है, वो देख लीजिए। मान लीजिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहता है, यानी फाई इक्वल टू 0, यानी कॉस फाई इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कॉस फाई अगर 1 हो गया तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है। यानी अगर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है, माने VRMS IRMS पावर डिसिपेट होगा। अच्छा, अब प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव दूठो लिखा गया। कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, चाहे तो अकेले इंडक्टर हो सर्किट में, चाहे अकेले कैपेसिटर हो। तो आप पहले देख चुके हैं कि उस केस में क्या होता है कि वोल्टेज जो है और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाता है, चाहे आप इंडक्टर लगाइए चाहे आप कैपेसिटर लगाइए। तो फाई का वैल्यू 90 होगा तो कॉस 90 इक्वल टू 0, कॉस 90 इक्वल टू 0। हाँ, तो अगर फाई 90 है तो कॉस फाई का 0 वैल्यू हुआ, कॉस 90। इसका मतलब पूरा अगर कॉस फाई 0 हो जाए तो पूरा पावरे 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कोई पावर डिसिपेट नहीं हो रहा है, माने सोर्स से कोई पावर खर्चा नहीं हो रहा है। अगर
चाहे इंडक्टर लगा हुआ हो या चाहे कैपेसिटर लगा हो। क्लियर है? अब इसी में एक ये टर्म भी है वाटलेस करंट, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में लिखा रहता है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या हुआ? तो यही करंट जो भी बताए कि चाहे इंडक्टर या कैपेसिटर में करंट तो बहेगा लेकिन पावर कुछ नहीं खर्चा होगा, वैसे ही करंट को वाटलेस करंट कहते हैं। इसलिए लिखा है एज इन ए प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पावर डिसिपेशन इज जीरो इवन इफ द करंट फ्लोज इन द सर्किट। The current in this case is called watless current. Watless माने पावरलेस, पावरलेस करंट माने उसमें कुछ हो पावर नहीं है, यानी कुछ खर्चे एनर्जी नहीं जा रहा है, तो उसमें पावर क्या होगा, इसलिए उसको वाटलेस करंट कहते हैं। वाटलेस करंट बहता है इंडक्टिव सर्किट में या कैपेसिटिव सर्किट में, वाटलेस करंट। तो वही हुआ आपको वाटलेस करंट, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, तीसरा देखिए एलसीआर सीरीज सर्किट। तो एलसीआर सीरीज सर्किट तो हम लोगों ने ये निकाला ही है, इसी का ने निकाला है VRMS IRMS cos फाई। तो कहने का मतलब cos फाई जो है उसमें फाई का वैल्यू आपको होता है ना tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। तो फाई का वैल्यू कुछ हो भी सकता है, मे वर्ड देखिए नॉन जीरो होगा, यानी कुछ वैल्यू हो सकता है, चाहे वो RL सर्किट हो, चाहे RC सर्किट हो, चाहे LCR सर्किट। तो इन दैट केस पावर डिसिपेशन जो होगा उसके लिए यही फार्मूला होगा, लेकिन पावर डिसिपेशन जो होगा, खर्चा जो होगा सिर्फ रेजिस्टर में ही होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर में तो आप जानते हैं कोई पावर खर्चा नहीं होता, जो भी होगा एलसीआर सर्किट में भी पावर डिसिपेशन सिर्फ रेजिस्टर में होगा, इसे याद रखिएगा। अच्छा, रिजोनेंस पर देखिए, रिजोनेंस कब होता है? तो XC इक्वल टू XL। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब बराबर होता है इंडक्टिव रिएक्ट, आपने रिजोनेंस में पढ़ा है, तो उस केस में वह सर्किट जो है रिजोनेंस होता है, यानी करंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो XC बराबर XL हो, यानी XC माइनस XL जीरो हो, तो रिजोनेंस पर XC माइनस XL जीरो होता है। तो वही इसको अगर आप जीरो वैल्यू डाल दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ रिजोनेंस पर फाई बराबर होता है ना इतना, tan इनवर्स इतना, रिजोनेंस पर आपको XC माइनस XL जीरो, तो जीरो बाय R यानी tan इनवर्स जीरो, यानी जीरो वैल्यू हो गया। तो कहने का मतलब कि फाई का वैल्यू जीरो हो गया तो cos फाई 1 हो गया, यानी फिर मैक्सिमम हो गया। कहाँ गया वो? हाँ, ये फार्मूला में cos फाई रिजोनेंस पर cos फाई 1 हो जाता है। इसका मतलब फिर मैक्सिमम पावर सर्किट देगा रिजोनेंस पर, लेकिन वो पावर भी फिर रेजिस्टर होके ही डिसिपेट होगा, ये भी जान लीजिए। मैक्सिमम पावर तो इतना होगा VRMS IRMS cos फाई 1 होना चाहिए, तब होगा मैक्सिमम पावर। ये पावर भी डिसिपेट थ्रू रेजिस्टर R1 होगा। तो यही आपका पावर इन एसी सर्किट है, सिंपल है। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे, और यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा। दूसरे को मदद करना है तो उसको व्हाट्सएप वगैरह से भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। दैट्स
सॉल्व